School of Magic Season 2 Next episode title The Yacht। तेज हवा चल रही थी। हवा में पीली रेत उड़ रही थी। धूल की वजह से सैनिकों की नजरें सीमित हो चुकी थी। दूर रेत के तूफान में पीली जमीन पर एक मानव आकृति धीरे धीरे दिखाई दी। वह एक एक कदम करके किले की ओर बढ़ रही। खट 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 जमीन पर धातु के टकराने की आवाजें उन्हें सुनाई दी। यह अजीब तरह से चुभने वाली थी। सैनिकों ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। वे लगातार ध्यान से देखते रहे। क्या इसकी पीठ पर जंजीरें हैं? पहरेदारी कर रहे एक सैनिक ने आश्चर्य से पूछा। वह फटे पुराने कपड़ों में एक बेघर शरणार्थी की तरह दिख रहा था, जिस पर गंदे दाग लगे हुए थे। उसका शरीर बेहद मोटा था। उसकी त्वचा एक मृत पेड़ की तरह मुरझाई थी और बेजान थी। उसे एक वयस्क इंसान की कलाई जितनी मोटी जंजीरों से बांधा गया था, जो उसके चारों ओर 2 बार लिपटी हुई थी। जाहिर है यह जीव बेहद भारी वजन उठा रहा था। उसका हर कदम पीली रेत पर एक गहरा निशान छोड़ रहा था। उसका शरीर उभरी हुई नसों से ढका हुआ था। नॉर्थ गार्ड किले के सैनिक अचंभित रह गए। आखिर वह क्या था? वह एक इंसान की तरह दिख रहा था और अपनी मांसल बनावट के बावजूद वह थकान से झुका हुआ लग रहा था। आगे बढ़ने के लिए वह कितना प्रयास कर रहा था और वह कितनी नफरत और द्वेष से भरा हुआ था। क्या यह सचमुच इतना बड़ा खतरा था कि किले को रेड अलर्ट पर रखा गया? जब सैनिक भ्रमित थे तो वे रेत के तूफान से एक समान आकृति बाहर निकली। दूसरी आकृति भी पहले प्राणी की तरह ही चल रही थी और वह भी एक जंजीर खींच रही थी। जब हवा में धूल उड़ गई तो अन्य आकृतियां भी दिखाई देने लगी। जैसे जैसे दूर दूर एक रेत का तूफान धीरे धीरे कम होता गया, जंजीरों में बंधे और भी भारी भरकम आकार की जीव दिखाई देने लगे। वे एक ही समय में आगे बढ़ रहे थे और हर बार जब वे एक बड़ा कदम आगे बढ़ाते तो वे गहरी कराह निकालते, मानो वे अपनी पूरी ताकत लगा रहे हों। जीव वही हरकतें दोहराते रहे, बड़ी मेहनत से आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे नॉर्थ गार्ड किले के करीब पहुंचते गए। सभी को आश्चर्य हुआ कि फटे पुराने कपड़े और पेड़ जैसी त्वचा वाले इन भारी भरकम आकृतियों की संख्या उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि वे सभी जंजीरों से बंधे हुए थे। जंजीरें सख्त और सीधी थी। वे सभी अपने पीछे कुछ न कुछ घसीट रहे थे। हजारों की संख्या में इन भारी भरकम जीवों द्वारा अपने पीछे इतनी भारी चीजों को घसीटने का शानदार दृश्य भयानक था। उन्होंने आखिरकार क्षितिज पर धुंधली पीली रेखा से किसी चीज को घसीटते हुए देखा। उनका चेहरा फूला हुआ और बदसूरत था। उसका मुंह उसके चेहरे जितना ही चौड़ा था और उसकी असामान्य रूप से बड़ी आंखें बाहर निकली हुई थी। उसकी आंखों के गड्ढे नहीं थे। यह बेहद ही विशालकाय था, जैसे मांस के ढेरों से भरा हुआ पहाड़, और इन ढेरों में छेद भी थे। जंजीरों को इन ढेरों से बांधा गया था, जिससे मांसल जीव इसे जमीन पर घसीट कर ले जा रहे थे। मांस का पहाड़ हिलने में हिचकिचा रहा था और जब भी जंजीरें उसे खींचती तो उसे बेहद दर्द होता। उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता, या ज्यादा सही ढंग से कहे तो आगे की ओर खिसकना पड़ता था। कुछ हजार मांसल प्राणी एक विशालकाय मेंढक जैसी आकृति को जंजीरों में घसीटते हुए आगे की ओर ले जा रहे थे। यह दृश्य कितना विस्मयकारी था। नॉर्थ गार्ड किले की रक्षा कर रहे सैनिक दंग रह गए। उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा, ना ही उन्होंने ऐसे गठन वाले दुश्मन का सामना किया। जंजीरों को खींचने वाले जीव कौन थे और यह भयानक दिखने वाले डीमन मेंढक वास्तव में क्या थे? मांसल जीव नदी के किनारे गुलाम ढोने वालों की तरह आगे बढ़े। कुछ जीव अंततः थकान से अभिभूत होकर जमीन पर गिर पड़े। जब विशालकाय राक्षस मेंढक ने अंततः जमीन पर गिरे जीवों को पकड़ लिया तो उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और उन्हें तुरंत खा लिया। इसमें बताया गया है कि क्यों ये मांसल प्राणी डर से भरे हुए थे और वे क्यों थकान से अभिभूत होने के बावजूद आगे बढ़ने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे। अनंत श्रम अनंत पीड़ा, यह अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक है। इसे देखकर चुटकी की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। चुटकी ने इसके बारे में एक बार पहले पढ़ा था। यह पश्चिम में गुलामों के शुरुआती दौर के बारे में एक प्राचीन अभिलेख था। गुलाम मालिकों ने अपने गुलामों को काम करते रहने के लिए मजबूर करने के लिए एक भयानक कर्ज की व्यवस्था की थी। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाले किसी भी व्यक्ति ने खुद को गुलामी में बेच दिया। अगर वे गुलाम के रूप में थोड़ी भी ढिलाई बरतते तो मरने पर वे योक्ट में शामिल हो जाते। इन गुलामों को भारी मेंढक को घसीटते हुए उसके लिए घर की तलाश करनी पड़ती। उनकी आत्माएं जंजीरों से बंधी हुई थी और वे अनंत काल तक थकान से झुके रहते थे। अगर वे रुक जाते तो उन्हें मेंढक खा जाता।
अंडरवर्ल्ड मेंढक उन्हें धीरे धीरे बचाता, उनकी त्वचा से लेकर उनके मांस तक, फिर उनकी हड्डियां तक। इसके अलावा वे पाचन प्रक्रिया के दौरान अलर्ट रहते या जागे रहते। यातनाएं झेलने वाली आत्माएं गायब नहीं होती। अंडरवर्ल्ड मेंढक यातना के बाद गुलामों को फिर से बाहर थूक देता, जिससे उन्हें घसीटते रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। चुटकी को हमेशा लगता था कि यह अभिशाप मनोरंजक है। उसने मान लिया कि यह सिर्फ झूठ है ताकि गुलामों को धोखा दिया जा सके और उन्हें जितना हो सके उतना कठिन काम करने के लिए मजबूर किया जा सके। उसे आश्चर्य हुआ कि मिस्र के अंडरवर्ल्ड में कर्स सच था। अंडरवर्ल्ड सम्राट और योक्टे भी असली थे। प्राचीन अभिलेखों में अमूर्त चित्रों की तुलना में फटे पुराने कपड़े पहने गुलाम बनाए गए ढोने वालों को लालची आलसी अंडरवर्ल्ड सम्राट द्वारा भारी दर्द के साथ आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया जाना दम घोटने वाला दृश्य था। आखिर वह चीज क्या है? नॉर्थ गार्ड किले के लोग अपना दिमाग खोने वाले थे। योक्ड जो दर्द दिखा रहे थे वो बेहद वास्तविक थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें खुद प्रताड़ित किया जा रहा हो। क्या तुम जानती हो कि वे क्या है? कमांडर बीनू ने चुटकी से पूछा। वह भी हैरान थी। वह कई सालों से यहाँ रह रही थी, फिर भी उसने कभी ऐसे डरावने डीमन जीव नहीं देखे थे। ये उनकी दुनिया के कोई जीवित प्राणी नहीं थे, वे नर्क से आए डीमन का एक समूह थे। ये गुलाम ढोने वाले बेहद थके हुए लगते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हमें बस उन विशालकाय मेंढक को मारना है? सहायक ने अनुमान लगाया। उसे आश्चर्य हुआ। चुटकी ने अपना सिर हिलाया और कहा, योक्ट अंतहीन यातना झेल रहे हैं। उनके लिए एकमात्र राहत तब है जब उन्हें जीवित मनुष्यों से भरा शहर मिलता है। अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक द्वारा मारे गए प्रत्येक मनुष्य से उनकी जंजीरें हल्की हो जाती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये अंतहीन यातना झेल रहे डीमन अपने दर्द से कुछ राहत पाने के लिए कितने पागल और भावुक है? सहायक सह शिविर अविश्वास से देखता रहा। यह किस तरह का युद्ध होने वाला था? यह उन जानवरों से अलग क्यों था जिनका वे आमतौर पर सामना करते थे? क्या सचमुच उनके पास अंडरवर्ल्ड के इन भयानक अस्तित्वों के खिलाफ लड़ने का कोई मौका था? स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 नेक्स्ट एपिसोड टाइटल जीवित वर्सेस अधोलोक के प्राणी। अहन को अंततः समझ में आ गया कि आदर्श अपने कॉल पर इतने गंभीर क्यों लग रहे थे। उन्होंने मरे हुए जंजीर गिरोह द्वारा प्रदर्शित की जा रही भीषण पीड़ा को देखकर भारी दबाव महसूस किया। क्रूर अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक के भारी मांसल शरीर और जंजीरों से बंधी उसकी खुरदुरी त्वचा को देखने की तो बात ही छोड़िए। अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक ने एक अप्रिय चीख निकाली। उसके शरीर पर गांठें अचानक बढ़ने लगी। उसकी जंजीरें ढीली हो गई क्योंकि अंडरवर्ल्ड के अजीब कर्स उसकी त्वचा पर उभर आए और फिर योक्ट की ओर उड़ गए। योक्ट पर अंकित शाप तुरंत एक खूनी लाल रोशनी के साथ चमक उठे। वे अभी कुछ समय पहले बेहद दर्द में थे, लेकिन अब वे मुक्त हो चुके थे। जब वे नॉर्थ गार्ड किले को घूर रहे थे तो उनकी खोखली पुतलियों से एक भयानक रोशनी निकल रही थी। कहां से आए? घबराते हुए सहायक ने अचानक पूछा। अब दीवारों पर कोई भी कमांडर के फैसले के बारे में शिकायत नहीं कर रहा था। उन्होंने कभी ऐसे भयानक जीव नहीं देखे थे। वे यह भी नहीं बता सकते थे कि उनका मैजिक इन अंडरवर्ल्ड अस्तित्वों के खिलाफ कारगर होगा या नहीं। उन्हें अभी तक कोई ऑर्डर नहीं मिला था। यहां तक कि उनके सीनियर अधिकारी भी नहीं जानते थे कि उन्हें क्या करना है। संतरी अलर्ट रहो, अटैक करो। एक महिला की बर्फीली आवाज तुरंत पूरे नॉर्थ गार्ड किले में गूंज उठी। संतरी टावरों को अलग अलग प्लेसों पर स्थापित किया गया था, जिससे एक अष्टकोण बन गया। प्रत्येक संतरी टावर पर 50 विनाशकारी मैजिशियन तैनात थे। जब वे सभी एक ही मैजिक करते थे तो यह अष्टकोणीय संतरी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता था। विंड ऑक्टोगोन फॉर्मेशन, कमांडर बीनू ने ऑर्डर दिया। 8 संतरी टावरों से हवा की तीव्रता वाली एक हरी रोशनी उठी। पूरी पीली भूमि की हवा अचानक पतली लगने लगी। संतरी टावरों के ऊपर एक के बाद एक हवा के पैटर्न दिखाई दिए, जिससे एक शानदार विशाल अष्टफलकीय पैटर्न बन गया। यह एक लेयरिंग फॉर्मेशन है, अहन ने आश्चर्य से कहा जब उसने विशाल विंड पैटर्न को देखा। लेयरिंग फॉर्मेशन युद्ध में बेहद शक्तिशाली और प्रभावी थी। सुपर और एडवांस्ड मैजिशियनों की संख्या बाकी सेना की तुलना में बेहद कम थी। हालांकि अधिकांश बेसिक और इंटरमीडिएट मैजिशियनों को डीमन प्राणियों को कोई भी नुकसान पहुंचाने में संघर्ष करना पड़ा, जिनकी आमतौर पर मजबूत खाल और उच्च सुरक्षा होती थी।
भले ही वे सभी एक ही समय में अटैक कर रहे हो। हालांकि लेयर फॉर्मेशन के भीतर ऊर्जा और स्टार को अवशोषित करने और उन्हें एक शक्तिशाली स्पिल में संयोजित करने में सक्षम थी। ऑक्टागोन सेंट्री फॉर्मेशन में एक कैप्टन चिल्लाया, सालो हेवन टॉर्नेडो। विशाल विंड फॉर्मेशन धीरे धीरे विलीन होगी, उसकी जगह एक विंड ड्रैगन ने आसमान में उड़ान भरी। यह 100 मीटर के घेरे से लगभग 1000 मीटर लंबा हो गया। यह एक छोटे से ड्रैगन से बढ़कर एक स्वर्गीय ड्रैगन बन गया था। तेज हवा ने भयंकर रूप से हवा का झोंका दिलाया। लेयरिंग फॉर्मेशन ने विंड डिस्क को इंटरमीडिएट स्पिल से 100 गुना ज्यादा बड़े स्पिल में बदल दिया था। इसकी ताकत भी सुपर लेवल के बराबर थी। आहन को थोड़ी राहत महसूस हुई जब उसने देखा कि विशाल बवंडर योक्ट की ओर बढ़ रहा है और किले पर अटैक कर रहा है। नॉर्थ गार्ड किले की सुरक्षा उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत थी। उन्होंने लेयरिंग फॉर्मेशन के तुरंत एक शक्तिशाली विंड स्पिल डाला था। योक्ट ने निर्डरता से आगे बढ़ना जारी रखा, तब भी जब वे विशाल विंड मैजिक का सामना कर रहे थे। शायद उन्हें डर था कि अगर वे पीछे हट गए तो अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक उन्हें खा जाएगा। वे अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक की आंत में धीरे धीरे पचने के बजाय युद्ध में भाग लेना पसंद करेंगे। एक जीवित इंसान को मारने से उनकी पीड़ा थोड़ी कम हो जाती। योक्ट लंबे समय से एक जीवित शहर देखना चाहते थे। वे चाहते थे कि शहर का हर इंसान उनके हाथों मर जाए ताकि वे खुद को अनंत यातना से मुक्त कर सके। योक्ट अभी भी जंजीरों में बंधे हुए थे। जब विशाल तूफान उन पर टूट पड़ा तो उन्होंने अपनी जंजीरों को जमीन में दबा दिया। योक्ट में बेहद बढ़िया टीम वर्क था और आपस में बेहद करीबी रिश्ता था। उन्होंने अपनी जंजीरों को जमीन पर टिका दिया और तेज हवा का सामना करने के लिए एक दूसरे को थामे रखा। विशाल विंड डिस्क दुश्मनों को हवा में उड़ाने में कारगर थी। दुश्मन अपनी दिशा खो देते थे और तेजी से घूमने से चक्कर महसूस करते थे। जब वे जमीन पर गिरते थे तो उनकी हड्डियां टुकड़ों में टूट जाती थी। हालांकि योक्ट ने अपनी बुद्धिमत्ता नहीं खोई। वे एक दूसरे का समर्थन कर रहे थे और कसकर पकड़े हुए थे, जिससे जमीन पर जंजीरों से बंधे शरीरों की एक मजबूत दीवार बन गई। सुपर स्पिल शक्ति विंड स्पिल ने उन पर अटैक किया क्योंकि यह उनकी दीवार से संपर्क में था। पीली रेत हवा में उड़ रही थी, जमीन कुछ मीटर ऊपर उठती हुई लग रही थी। हालांकि आहन के चेहरे पर कुछ देर पहले जो राहत भरी मुस्कान थी वो अब गायब हो चुकी थी। उनमें से एक भी हवा में नहीं उड़ा। शक्तिशाली विंड स्पिल से योक्ट में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जो थकान से पस्त हो गए थे। आहन ने गहरी सांस ली। उसने देखा कि पीली रेत बिखर रही है और भारी भरकम और निडर योक्ट अपनी जमीन पर मजबूती से डटे हुए है। ऑक्टागन सेंट्री फॉर्मेशन एक शक्तिशाली लेयरिंग फॉर्मेशन था, लेकिन ये योग एक साथ जंजीरों में बंधे और अंडरवर्ल्ड मोनार्क फ्रॉग द्वारा गुलाम बनाए गए एक अच्छी तरह से ट्रेंड सेना की तरह थे। यहाँ तक कि एक सुपर स्पिल भी उनके द्वारा बनाई गई दीवार को नष्ट करने में असमर्थ था। यह काम नहीं किया। सहायक डे कैंप गुआन फिंग फैंग दंग रह गए। मैजिक फॉर्मेशन में एक्सपर्टता रखने वाले मैजिशियन के रूप में वह अच्छी तरह से जानते थे कि ऑक्टागन सेंट्री फॉर्मेशन कितनी पावरफुल थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऑक्टागन सेंट्री फॉर्मेशन, जिस पर उसे इतना गर्व था, उसे इतनी आसानी से हरा दिया जाएगा। कमांडर बिनू को बेहद आश्चर्य नहीं हुआ। सैनिकों में उसकी कल्टीवेशन सबसे अधिक थी। वह आसानी से बता सकती थी कि ये अंडरवर्ल्ड गुलाम सामान्य और डीमन प्राणियों से अधिक शक्तिशाली थे। केवल उनका ऑरे से ही अंदाजा लगाया जा सकता था। वह पहले से ही जानती थी कि लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी। बिनू ने चुटकी को देखा और पूछा, क्या तुम उनसे निपटने का कोई तरीका जानती हो? सैद्धांतिक रूप से एक बार जब अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक को मार देते हैं तो उनके गुलाम खाली गोले में बदल जाएंगे, लेकिन स्थिति को देखते हुए मुझे संदेह है कि हम सभी योक्ट को मारे बिना अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक के करीब पहुंच सकते हैं, चुटकी ने जवाब दिया। चुटकी ने प्राचीन अभिलेख को केवल संक्षेप में ही पढ़ा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि इन अधोलोक प्राणियों की कमजोरियां क्या थी। तो चलो उन सभी को मार डाले। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये गंदे मरे हुए लोग हमारे नॉर्थ गार्ड किले के खिलाफ कोई मौका पा सकते हैं। कैप्टन चांग ने गुस्से में कसम खाई। वे सैनिकों का मुकाबला हथियारों से करते थे और वे पानी का सामना मिट्टी के बांध से करते थे। यह सिर्फ अनडेडों का झुंड था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले कभी उनसे लड़ाई नहीं की थी। जनरल, मेरे अग्रिम सैनिकों को उन्हें कुचलने की परमिशन दीजिए, चांग ने स्वेच्छा से कहा। बिनू ने संक्षेप में उत्तर दिया, धैर्य रखें, पहले हम देखेंगे कि वे क्या करने में सक्षम हैं।
ये अनडेड कोई साधारण ज़ॉम्बीज नहीं है। इनसे नज़दीकी दूरी से लड़ना समझदारी नहीं है। उनकी आत्मा की जंजीरें घातक है और इससे हमें बेहद नुकसान हो सकता है, चुटकी ने बीच में कहा। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 नेक्स्ट एपिसोड टाइटल मोहरा की हार। चांग, समनर्स सेना को भेजो, पीनू ने कैप्टन को ऑर्डर दिया। जी हुजूर। सेना में जनरल का ऑर्डर सर्वोपरि था। चांग ने तुरंत किले में स्टैंड बॉय पर मौजूद समनर्स को ऑर्डर दिया। समन करने वालों की संख्या बेहद ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी ताकत और उनके समन किए गए बीस्टों ने उन्हें नॉर्थ गार्ड किले का कुलीन बना दिया था, खासकर उन अनुभवों के साथ जो उन्होंने पिछले कई सालों में बेजियांग उजाड़ जानवरों के खिलाफ अपनी लड़ाई से हासिल किए थे। उनके समन किए गए बीस्ट ज्यादातर दूसरी जगहों के बीस्टों से ज्यादा भयंकर और मजबूत थे। किले पर चांदनी जैसी चमक चमक रही थी, जिससे एक चमकदार दरार बन गई थी। दूसरे विमान से बुलाए गए बीस्टों के आने पर इसकी रोशनी लगातार टिमटिमा रही थी। पहले सुनसान प्रवेश द्वार जल्द ही विशाल मासर बुलाए गए बीस्टों से भर गया। समन किए गए बीस्टों ने अग्रिम पंक्ति की टुकड़ी बनाई, जिसके ऊपर समनर्स बैठे थे। ये समनर नजदीकी लड़ाई में सक्षम थे। उनके मैजिक और उनके समन बीस्ट के बीच टीम वर्क ने उन्हें युद्ध के मैदान में बैरोक टोक घूमने की अनुमति दी। वे अपनी इच्छा अनुसार आगे बढ़ने या पीछे हटने में सक्षम थे। समनर्स ट्रुप का नेता और जवान आंखों वाला एक छोटा आदमी था। उस आदमी ने पास आ रहे योक्ट की तरफ देखा। वह भावहीन और लीडर था। अटैक करो, उनके नेता हाउ ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। वह एक अत्याचारी भेड़िए पर सवार था जो आग के तीरों से ढका हुआ था। जानवर आगे की ओर भागते हुए अपने पीछे एक झुलसा हुआ निशान छोड़ गया। समन बीस्ट में फ्लेम वुल्फ की स्पीड सबसे अधिक थी। बाकी बीस्टों को उसके साथ बने रहने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। उस फ्लेम वुल्फ का लेवल बेहद ऊंचा है, अहन ने भेड़िए को घूरते हुए कहा। नॉर्थ गार्ड किले में बेहद सारी छिपी हुई प्रतिभाएं थी। यहां तक कि समन करने वाले दल के नेता के पास भी कमांडर लेवल का समन बीस्ट था। यदि आदर्श की आईसी वंश की शक्ति एक्टिवेट ना होती तो फ्लेम वुल्फ आदर्श के फ्लाइंग क्रीक्स नोल्फ से कमजोर नहीं होता। हाउ के फ्लेम वुल्फ ने योक्टी से मुकाबला किया। ऐसा लग रहा था कि ज़ॉम्बीज प्राणी को अपने चारों ओर की जंजीरों के वजन के कारण हिलने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन जब फ्लेम वुल्फ उनसे टकराया तो मरे हुए प्राणी ने फ्लेम वुल्फ के पंजों को केवल अपनी भुजाओं से ही रोक लिया। भेड़िए द्वारा जमा की गई स्पीड के बावजूद योक्ट को उड़ते समय धक्का लगा। उससे कुछ चोटें भी आई, फिर भी वह तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। हाउ अवाक रह गए। उसे अपने फ्लेम वुल्फ की ताकत पर पूरा एहसास था। उसे ज्यादातर योद्धा लेवल के जीवों के खिलाफ दूसरे अटैक की जरूरत नहीं पड़ी थी, फिर भी वह अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद योक्ट को मारने में नाकाम रहा था। योक्ट ने एक साथ चिल्लाना शुरू कर दिया जो आत्मा को झकझोर देने वाले ड्रम रोल की तरह लग रहा था। आगे चल रहे योक्ट के कुछ दर्जन लोगों ने अचानक अपनी स्पीड बढ़ा दी और फ्लेम वुल्फ अपनी जंजीरें फेंक दी। जंजीरों के किनारे बेहद नुकीले थे। जब उन्हें जोर से घुमाया जाता था तो वे काफी घातक होते थे। फ्लेम वुल्फ की रक्षा उत्कृष्ट नहीं थी और उसके पास जंजीरों को चकमा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। योक्ट आगे बढ़ता रहा। उनमें से 100 से ज्यादा लोग एक साथ फ्लेम वुल्फ पर अटैक कर रहे थे, जिससे उस पर चोटें आ रही थी। जंजीरों ने कई बार समन बीस्ट को लगभग जमीन पर गिरा दिया। नेता, हम यहाँ मदद करने के लिए है। दूसरे समनर्स आखिर आ गए। उनके समन बीस्ट योक्ट पर झपटे। अलग अलग लेवलों पर उनमें से लगभग 200 थे। उनकी औसत ताकत सामान्य योद्धा लेवल के प्राणियों से कहीं ज्यादा थी। नॉर्थ गार्ड किले में तैनात ज्यादातर सैनिक कुलीन थे। उन्हें बस यहाँ कुछ योगदान देने की जरूरत थी ताकि उन्हें दूसरे शहरों में भेजा जा सके और वे अधिकारी बन सके। 200 समन बीस्ट एक भयंकर जवार की तरह थे। जब वे आगे बढ़े, पीछे से योक्ट ने भी अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी जंजीरों को आगे की ओर तोड़ना शुरू कर दिया। जंजीरों की नोकें बेहद तेज थी जो समांतर रूप से आगे की ओर झुक रही थी, जिसके बाद तेज हवा चल रही थी। समन बीस्ट जंजीरों से बचने के लिए जल्दी से तितर बितर हो गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जिन जंजीरों से वे बच रहे थे वे उनके पीछे एक दूसरे में उलझ गई। खटखट जंजीरें एक दूसरे से जोर से टकराई। वे जल्द ही मिलकर एक विशाल जाल में तब्दील हो गई जो जानवरों के बीच से होकर गुजरने लगा।
योक्ट में बंधे लोग फिर से दहाड़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि उनकी आत्माएं लंबे समय तक मेहनत करने के बाद एक दूसरे से जुड़ गई है। उन्होंने एक साथ जंजीरें खींच ली जैसे मछुआरे नदी में जाल खींच रहे हों। योक्ट अजीब तरह से मजबूत थे। समन बीस्ट लड़खड़ा गए, जमीन पर गिर गए या जंजीरों से घसीट कर ले जाए गए। दुश्मन तक पहुंचने से पहले ही मोहरा सेना पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी। मुझे बचाओ बचाओ! समन बीस्ट में से एक, जो गैंडे जैसा दिखता था, जंजीरों में बंधा हुआ था। जंजीरों की नुकीली नोकें उसके शरीर में चुभ गई थी, जिससे वह और उस पर सवार समनर दोनों ही योक्ट की ओर घसीटते चले गए। बाकी समनर्स भी मुश्किल में थे। इससे पहले कि वे मदद कर पाते, समनर पहले ही अपने गले की हड्डी तोड़कर चिल्लाने लगे और फिर उन्हें और उनके समन बीस्ट को पीट पीट कर मार डाला गया। योक्ट की त्वचा सूखी और सख्त थी, लेकिन धातु की तरह मजबूत थी। जब उन्होंने मैजिशनों को रौंदा तो उनका मांस और खून जमीन पर बिखर पड़ा। क्रूर गैंडे के पास बेहद मोटी त्वचा और मांस था, लेकिन योक्ट के खूनी पैरों के नीचे यह बेहद कमजोर लग रहा था। जब उनके पैरों के नीचे ताज़ा खून के छींटे पड़े तो योक्ट और भी अत्यधिक उत्साहित और विक्षिप्त हो गए। यह उनके पहले के घिसे पीटे दयनीय और दुखी रूप से बिल्कुल अलग था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वे आखिरकार अपने दिल में लंबे समय से जमा हुए द्वेष को बाहर निकालने में सक्षम थे। बुलाए गए बीस्टों को भारी मात्रा में बाहर निकाला गया। उनका खून और तरल पदार्थ बिखरा हुआ था, जबकि उनके मांस और हड्डियां जमीन पर बिखरी हुई थी। किले की दीवारों पर खड़े सैनिक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ये गुलाम योक्ट बेहद ही डरावने थे। अग्रिम पंक्ति की टुकड़ी उनमें से एक को भी मारने के लिए संघर्ष कर रही थी। पीछे हटो! बीनू ने स्थिति को देखते हुए निर्णायक रूप से ऑर्डर दिया। चांग ने कहा, यदि वे पीछे हट गए तो प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाला कोई नहीं होगा। बीनू ने कहा, बेहद हो गया, व्यर्थ की कुर्बानियां, पीछे हट जाओ। हाँ हाँ मैडम। चांग ने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कि उसने तुरंत समन करने वाले दल को पीछे हटने का ऑर्डर दिया। मोहरा सैनिक का उद्देश्य उनका मनोबल बढ़ाना था, इसलिए नॉर्थ गार्ड फोर्ट्रेस ने समनर ग्रुप में बेहद निवेश किया था। कौन उम्मीद करता था कि उनके अटैक की पहली लहर को इतनी बुरी तरह कुचल दिया जाएगा? क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उनके नॉर्थ गार्ड फोर्ट्रेस के पास कोई मौका नहीं था? वे यह लड़ाई कैसे लड़े? वहां 2000 से ज्यादा योक थे। अगर उनमें से किसी एक को मारना पहले से ही इतना मुश्किल था, तो क्या वे वाकई नॉर्थ गार्ड किले की रक्षा कर सकते थे? अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।